धड़ 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 धड़। कापुल जेपी वर्मा जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। हैरत दरवाजा खोलने वाली युवती के चेहरे पर चस्पा थी। मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए, वो लोग मुझे जला देंगे, प्लीज जल्दी कीजिए, वो आ रहे हैं। ये देखिए मेरे कपड़ों पर घासलेट डाल चुके हैं जलाने के लिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। क्यों गिड़गिड़ाया। ये उस कहानी के कुछ अंश हैं जिसका जिक्र मैं अभी आपसे करने वाला हूं। कोर्ट मार्शल फिर से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शेखर वाणी में। आज हमारा जो एपिसोड है, जो हमारे मेहमान हैं वह है डॉक्टर रविंद्र कात्यायन, और ये एपिसोड है सैनिक और साहित्य का संगम। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लिहाजा ऐसी कहानियाँ, ऐसी कविताएं और ऐसी चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। आज आज़ादी के पर्व के तरफ हम बढ़ चुके हैं, यानी कि आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति से आपको बुलाने वाले हैं जो कि साहित्य और सेना इन दोनों का मिलन है, डॉक्टर रविंद्र कात्यायन। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बारे में बता दूं कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों के साथ आपका संपर्क रहा है। जिस तरह से ये पुस्तक आई है, इस पुस्तक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसी से पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। भूतपूर्व वायु सैनिक, कथाकार, पटकथा लेखक, अध्यापक, पंजाब विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालयों से आपने पढ़ाई की है। इसके अलावा जो कार्य का अनुभव है वो है बहुत सारे विश्वविद्यालय उसमें भी हैं, गोवा विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, SNDT विश्वविद्यालय, बहुत सारे। मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। डॉक्टर रविंद्र कात्यायन साहित्यकार हैं, उससे पहले सेना में थे, और आज हम जिक्र करेंगे उनकी एक कहानी संग्रह का। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि उनकी सेना का अनुभव कैसा रहा। डॉक्टर रविंद्र। अरुण जी, मैं 17 साल का था जब मैं वायुसेना में चला गया था, और वायुसेना में जाने के बाद मैंने जो अनुभव लिए, जो 12 साल 2 महीने 20 दिन तक मैंने वायुसेना में नौकरी की। मैं वहाँ रेडार टेक्नीशियन था, तो हमारा काम होता था कि हवाई जहाज़ जो उड़ते हैं हवा में, वो कैसे हमारी आज्ञा के बिना, यानी वायुसेना की आज्ञा के बिना नहीं उड़ सकते, उन पर नज़र रखना। और उसके बाद जो हमारे लड़ाकू विमान हैं वायुसेना के, कोई भी विमान हो, तो उनको हम लोग अभ्यास के लिए उड़वाते थे, और ये सब हम लोग करते थे। तो जो 12 साल का मेरा अनुभव रहा है वायुसेना का, वो मेरे साहित्य में निखर कर आया है। असल में हुआ क्या कि जब तक मैं वायुसेना में सेवा कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तब तक तो लेखन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो विरल अनुभव हमें फौज में मिलते हैं, और फौज का जो जीवन है वो आपको क्या से क्या बना देता है, वो परिवर्तन मेरे अंदर किया है। और वो इतना गहरा परिवर्तन था कि जिसने मुझे साहित्यकार बना दिया। हालांकि मेरी पढ़ाई भी सब फौज में ही हुई, और फौज से निकलने के बाद जब मैं गोवा विश्वविद्यालय में अध्यापक बन गया, तब मैंने लेखन शुरू किया। और तब सबसे पहली कहानी जो मुझे याद आई, वो मुझे वायुसेना स्टेशन पीक की, यानी शिलांग पीक की कहानी। डॉक्टर साहब, मैं फिर से लौट के आपको ले चलूंगा फिर से सेना के ऊपर। सेना में जाना, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सेना में रहता है वो सामाजिक नहीं रह जाता है। जी। ये कहाँ तक सच बात है कि मेरे पिताजी भी थे, आर्मी में थे जी, और उस आदमी को समाज में एडजस्ट करना, जी, सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो जीवन होता है बहुत ज्यादा अनुशासित होता है, जी, या बहुत ज्यादा यस्सर वाला हो जाता है, वही वो सीख चुका होता है। तो ऐसे में क्या दिक्कतें आई आपको? असल में जो आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक सही है। लेकिन जब 12 साल बाद फौज में 12 साल नौकरी करने के बाद मैंने गोवा विश्वविद्यालय ज्वाइन किया अध्यापक के रूप में, तो तब तक मैं अविवाहित था और मुझे पता था कि सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में अगर जाना है
तो जो मुझे सुकून चाहिए था वो मुझे गोवा विश्वविद्यालय में आने के बाद मिला। दूसरी बात ये होती है कि आपका अपना स्वभाव और व्यवहार भी काफ़ी कुछ इसका निर्धारण करता है कि आपका सामाजिक जीवन फौज से निकलने के बाद कैसा होगा। और मुझे ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, और मैं कहना चाहूँगा कि वायुसेना ने मुझे क्या से क्या बना दिया, जिसके कारण मैं एक अच्छा अध्यापक भी बन सका और लेखक भी। लेकिन मुझे जो लगता है कि शायद आपकी पढ़ाई लिखाई इसमें बहुत काम आई होगी, क्योंकि अधिकतर लोग उसमें मतलब ऐसा माना जाता है कि सिपाही लेवल पे जाते हैं तो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इसलिए वो उस तरह के बन जाते हैं कि सामाजिकता को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं। आपकी शायद पढ़ाई लिखाई ने इसमें ज़्यादा सहयोग किया होगा। ठीक वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। असल में जब सेना में भर्ती होते हैं तो बहुत कम उम्र में चले जाते हैं, तो पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हो ही रही होती है और सैनिक बन के चले गए, तो कहीं कहीं पर पढ़ाई बाधित हो जाती है, लेकिन मैंने इसको रुकने नहीं दिया और एक भारतीय सेना में गर्व से नौकरी करने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और बीए, एमए, पीएचडी, पीजी डिप्लोमा आदि की पढ़ाई मैंने वायुसेना में रहते हुए की। और एक वायु सैनिक के रूप में जो अनुभव मैंने प्राप्त किए वो अनुभव मेरे जीवन की थाती है। आप देश भर में घूमते हैं, तरह तरह की चीज़ों से, तरह तरह के व्यक्तियों से आप मिलते हैं, नए नए स्थानों पर जाकर घूमते हैं, तो उसका आनंद अलग ही होता है। और जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनसे आपका सीधा सामना होता है। और सेना एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं और सब मिलकर एक साथ रहते हैं। तो आप समझिए कि हम लोग एक साथ खाते पीते घूमते रहते, परेड करते थे और कभी कभी दंडित भी एक साथ ही होते थे। तो ये जो एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है, ये हमको वायुसेना ने सिखाई। और जो मुझे ये कहने में गर्व है कि मैं एक सैनिक हूँ। और सैनिक होने के बाद फिर जब मैं अध्यापन में आया तो उसका मेरे सैनिक स्वभाव का पूरा फायदा मुझे अध्यापन में मिला। ये बहुत बढ़िया बात है। इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मैं आपको किताब दिखा पा रहा हूँ, कोर्ट मार्शल, फिर से रविंद्र कात्यायन जी की दूसरी किताब है शायद ये, कहानियों की, और इसमें ज़्यादातर फौजी जीवन की कहानियाँ हैं। और इसीलिए आज यहाँ पर मैं बैठा हूँ कि फौजी जीवन को मैं आपको बहुत बेहतर समझा सकूं, इन कहानियों के ज़रिए आप तक ला सकूं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये हम लंबे समय तक मनाएंगे, सरकारी तौर पर 2 साल, लेकिन मैं भी कम से कम महीने 2 महीने तो मनाऊंगा ही। फिलहाल डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा, इसमें से जो कहानियाँ हैं वो सारी की सारी वायुसेना या सैनिक जीवन से संबंधित है या कुछ कहानियाँ हैं? इसकी 6 कहानियाँ जो हैं वो सैनिक जीवन से संबंधित हैं, और जिसमें आपको मैं बताऊं कि जो है अंतर्द्वंद, कोर्ट मार्शल, फिर से, प्यार में लड़की, हेल्यूसिनेशन, कॉन्फ्रेंस, ये 6 कहानियाँ सेना के जीवन से संबंधित हैं। कौन सी कहानी आपको लगता है कि ज़्यादा आपने गहरे महसूस किए, उसके साथ ज़्यादा जुड़ाव आपका रहा? निश्चित रूप से आपकी सारी कहानियाँ लिखी हैं तो बिना जुड़ाव के लिखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कोई एक कहानी जो हमारे दर्शकों के लिए आप बताना चाहेंगे वो बताएं, जिससे कि उनके अंदर ये पढ़ने की भी लालसा जगे और वो अगर लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो उनको ये मिल पाएगी। तो उस कहानी के बारे में आप बताइए जो आप तो समझते हैं। वैसे तो इस संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ मेरे अनुभव से जुड़ी हैं और मेरे सामने घटित हुई हैं, लेकिन जो वायुसेना के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं वो तो मेरे साथियों के साथ हुई हैं, और मुझे लगा कि मुझे उन पर कहानी लिखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में सेना पर कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं, और कुछ हैं भी तो आर्मी के ऊपर हैं, लेकिन वायुसेना के ऊपर और जल सेना के ऊपर कहानियाँ नहीं लिखी गई हैं। वायु सैनिकों के जीवन का जो लेखन है मुझे लगा कि उसको साहित्य में आना चाहिए। और मेरे जो साथी थे जिनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटी और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बाहर वालों को नहीं पता होता है, तो मैंने उन पर कहानियाँ लिखी। इस संग्रह की जो एक कहानी है
प्यार में लड़की जो कथादेश में छपी थी, वो कहानी मेरे एक साथी की, मेरे एक वायु सैनिक की कहानी थी। हम लोग शिलांग में उस समय थे, मेघालय में, और वहाँ पर एक खासी लड़की से उसको प्रेम हो गया था। कमाल की बात यह है कि खासी लड़की पहले से ही विवाहित थी। खासी, अगर आपको पता हो शायद, कि मेघालय में मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं और वहाँ पर स्त्रियों की ही सत्ता चलती है और वे अपनी मर्जी से कई विवाह भी कर सकती हैं। तो उस खासी लड़की का एक पति था जो कहीं बाहर तैनात था, वो भी फौज में था, और फिर वो जब नहीं आया, उस दौरान बीच में राधा कृष्ण नाम के एक लड़के से उसका प्रेम हो गया। और राधा हमारी मेस में काम करता था, वायु सैनिक था। और आपको सच बताऊं कि इतना टैलेंटेड लड़का था राधा, हर चीज़ उसे आती थी। लेकिन इस कहानी में जो मुख्य बात ये है कि जो खासी लड़कियां हैं और वायु सैनिक हैं, उनके संबंध किस तरह से प्रकट हुए, कैसे उनके माता पिता का दखल उनके जीवन में होता है, कैसे उस लड़की की माँ नहीं चाहती थी कि ये लड़का उसके जीवन में जाए, क्योंकि वो अपनी माँ की सबसे छोटी बेटी थी और अपनी माँ की सारी संपत्ति की मालकिन थी। तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उस लड़की के जीवन में कोई दूसरा लड़का भी आए। इसी अंतर्द्वंद को लेकर मैंने ये कहानी लिखी थी। तो ये है कि प्यार में लड़की कहानी ने मुझे पहचान दी, एक लेखक के तौर पर, एक साहित्यकार के तौर पर, और उस कहानी से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि लेखकों ने मुझे मेरी कहानी पढ़कर मुझे फ़ोन किए। उसके बाद मैं एक और कहानी का इसमें ज़िक्र करना चाहूँगा, वो भी शिलांग की है, कोर्ट मार्शल फिर से, जिस पर ये पुस्तक भी उसी कहानी के नाम से है। ये मेरे एक दूसरे साथी वायु सैनिक की, शर्मा था, उसकी कहानी है, जिसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना में कुछ लोग मर गए थे। उस दुर्घटना के बाद उसका कोर्ट मार्शल हुआ। एक ऐसा वायु सैनिक जिसका जीवन दुर्घटना से पहले जो था, दुर्घटना के बाद पूरी तरह से बदल गया। और न सिर्फ बदल गया, उस व्यक्ति ने, उस सैनिक ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डाला। लेकिन शायद यही फौज का नियम है कि अनुशासन तोड़ने के कारण आपको दंडित किया जाता है, और उस कोर्ट मार्शल की पूरी कहानी इसमें बयान की गई है। हालांकि कानून भी यही कहता है कि अगर व्यक्ति सुधर जाए तो उसे क्षमा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को, उस सैनिक को क्षमा नहीं मिलती है, क्योंकि उसका अपराध बड़ा था। तो इस कहानी संग्रह की कहानियों में मैं स्वयं भी उपस्थित हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन कहानियों ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया है। डॉक्टर साहब, आपने कहानी सुनाई, एक शानदार कहानी है जो निश्चित रूप से लोग पढ़ना चाहेंगे। आगे आपके जो मैं आपका परिचय पढ़ रहा था, उसमें यह भी है कि आपने फिल्मों के लिए, टेलीविज़न के लिए भी काफ़ी राइटिंग की है, लेखन किया है। उसके विषय में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। असल में जब मैं मुंबई में मड आइलैंड में वायुसेना में नौकरी कर रहा था, तब मेरा परिचय मीडिया इंडस्ट्री से हुआ। फिर मैंने पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया, और उसके बाद मुझे लगा कि इस क्षेत्र में भी लेखन किया जा सकता है। मैंने कुछ सीरियल लिखे हैं, 2-3 फिल्में लिखी हैं जो एक आधे रिलीज़ हुई हैं और रिलीज़ होने वाली हैं। मुझे लगा कि साहित्य में जो हम कहते हैं उसको और बेहतर तरीके से मीडिया में कहा जा सकता है, क्योंकि जो आपकी बातें आप लिखकर समझाना चाहते हैं, वही बातें मीडिया में दिखाई जा सकती हैं और उनका और गहरा प्रभाव होता है। तो इसलिए मैंने मीडिया लेखन को भी चुना। अच्छा, ये जो कहानी आपने लिखी हैं, इन पर कोई फिल्म या कोई धारावाहिक बनने की कोई प्रक्रिया में है? जी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ कहानी है इसमें, वो उस पर एक फिल्म की बात चल रही है, जो कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में पुरस्कृत भी हुई थी, और उस पर हमारी बात
चल रही है। और इसके साथ साथ अंतर्द्वंद नाम की जो कहानी है, जो एक फौजी की दुखद, हम दुखद तो नहीं कहेंगे लेकिन जो बलिदान है उस पर कहेंगे, जिस पर मुझे फक्र भी है कि मेरा एक मित्र था आर्मी में और जिसने कारगिल के युद्ध में एक चोटी फतेह की थी और उसकी मृत्यु वहीं हो गई थी। अभी करगिल के युद्ध पर एक फिल्म आ भी रही है जी। शेरशाह जी। और मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। तो उस तरह से आप शायद ऐसे सेना के नायकों को आप जानते होंगे, आपके साथ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वो अनुभव आप बेहतर शेयर कर पाएंगे। आपने जो कहानी में लिखा होगा जी। तो कहानी निश्चित रूप से अच्छी बनेगी। इसके अलावा आपका जो अभी जो कार्य है यूनिवर्सिटी के साथ, विश्वविद्यालय के साथ, जी, उसमें और लेखन में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? लेखन तो स्वांतः सुखाय होता है, तो मुझे लेखन अपने लिए करना है और आजीविका के लिए तो एक नौकरी की ज़रूरत होती ही है। और अध्यापन मैंने चुनकर उसको अपनाया है। फौज की नौकरी छोड़कर फिर मैं अध्यापन में आया, तो अध्यापन भी मुझे बहुत ही प्रिय है। और इसीलिए अभी थोड़ा सा ये बुरा वक्त चल रहा है जो जल्दी ही बीत जाएगा और हम फिर अपने कैंपस में होंगे और अध्यापन सामने सामने कर सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में वो आनंद नहीं आता है जो हम लोग अपने कैंपस में बच्चों के सामने रहकर करते हैं। हम आज़ादी का जो 75वां वर्ष मना रहे हैं, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हैं। एक सैनिक के तरह से आप देश के इन वर्षों को कैसे देखते हैं? और फिर दूसरा प्रश्न ये होगा कि आप एक साहित्यकार के तौर पर इन वर्षों को किस तरह से देखते हैं? जी, एक सैनिक के तौर पर तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे कितने पुरखों ने, पूर्वजों ने, आम जनता ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान किए हैं। और आप सोच सकते हैं 75 साल पहले की जो स्थिति थी उससे हम कहाँ तक आगे बढ़कर चले आए हैं, किस तरह से हमारा जीवन दूसरों के अधीन था, लेकिन आज हम जिस तरह से 75 साल बाद जी रहे हैं, तो एक सैनिक के रूप में तो मुझे गर्व होता है कि हम अपने झंडे को सैल्यूट कर सकते हैं। एक साहित्यकार के रूप में मुझे और खुशी होती है, क्योंकि हमारे पास जितने बड़े रचनाकार हो चुके हैं, चाहे तुलसीदास हो, कबीर हो, प्रेमचंद हो, निराला हो या आगे की कोई रचनाकार, सब ने बहुत अच्छा विपुल साहित्य लिखा है और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्य लिखा है। तो मुझे लगता है कि एक साहित्यकार के तौर पर हम अगर अपने पुरखों की और हमारे जो लेखक लिख गए हैं उसको ही हम लें तो बहुत कुछ कहा जा चुका है। और अब हर साहित्यकार अपने दौर के वातावरण को, माहौल को एक तरह से रिकॉर्ड करता है, उसका दस्तावेज बनाता है। तो हम लोग भी जो आज लिख रहे हैं वो आज का दस्तावेज हो सकता है, लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद लिख गए हैं, तो अगर हमको उस समय का भारत देखना है तो प्रेमचंद को पढ़ना होगा। यदि आपको आज के समय का गांव देखना है तो आपको मैत्रेयी पुष्पा को पढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि साहित्य लेखन एक तरह से अपने समय का दस्तावेज तो है ही, और उसके साथ साथ उन चीज़ों को नए तरीके से कहने का भी एक माध्यम है जिनको सीधे सीधे आप किसी से नहीं कह सकते। मुझे लगता है साहित्य का जो परम उद्देश्य भी यही है कि कांता सम्मित उपदेश दिया जाए, और साहित्य यही करता है। तो हम सब लोग भी साहित्य से इसीलिए जुड़े हैं। तो एक साहित्यकार के रूप में भी मुझे लगता है कि जो समय की, अपने समय की जो आज की चुनौतियां हैं उनका सामना हमें करना है, और आज जिस तरह का माहौल है और जो समय है उससे हमें शिक्षा लेनी है और उस चीज़ को साहित्य में अभिव्यक्त करना है। साहित्यकार एक विजनरी भी होता है, एक दृष्टा भी होता है। तो मुझे लगता है भविष्य की दृष्टि साहित्य ही दे सकता है। और इसके साथ ही अभी मैंने एक उपन्यास पूरा किया है जो सन 84 पर है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 3 दिन बाद से इंदिरा गांधी जी की हत्या के 3 दिन बाद तक 4 महीने का समय है जिसके ऊपर मैंने ये कहानी, इसको उपन्यास को लिखा है। और इसकी कहानी एक हिंदू लड़के और सिख लड़की की प्रेम कहानी है, जिसकी पृष्ठभूमि में उस दौर को दिखाया गया है कि किस तरह से उग्रवाद ने युवा पीढ़ी को और पूरे समाज को परेशान करके रखा था, और जिसकी परिणति
चरम परिणति हम कह सकते हैं सन 84 के सिख विरोधी दंगों के रूप में हुई, जो हमारे इतिहास का एक सबसे कलंकित पृष्ठ है, ये शायद ऐसा माना जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपने देखा कि निश्चित रूप से जो अगर सैनिक सीमा पर रक्षा करते हैं, हमारे देश को बचाते हैं, तो साहित्यकार भी समाज को एक दिशा देता है, रोशनी देता है, जिससे कि समाज आगे चल सके, कुछ उसमें देख सके। आज की इस कड़ी में आपसे मुलाकात हुई डॉक्टर रविंद्र कात्यायन की, जो कि वायुसैनिक रहे हैं और साहित्य में अपना दखल रखते हैं। उनका उपन्यास आ रहा है और उनकी कहानी संग्रह कोर्ट मार्शल, इस सिलसिले में हमने आपसे बात की। अगर ये कहानी संग्रह आप पढ़ना चाहेंगे, आपके अंदर इच्छा जागृत हुई है, तो निश्चित रूप से नीचे एक लिंक दिया है, यहाँ पर आप जा करके उसे खरीद सकते हैं। आगे मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए और जिनसे होकर के आपको गुजरना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, ये कहना मुझे नहीं भूलना चाहिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।